नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। उस दिन प्रभा को किसी तरह समझाकर होकर दयानंद इंटर कॉलेज जा पहुँचे। कॉलेज में जिससे भी उन्हें देखा उससे आश्चर्य हुआ। उस दिन शंकर के दुर्व्यवहार के बाद उन्होंने कॉलेज आना बंद कर दिया था। आशुतोष ने भी कहा था, वाह बाबूजी, आप ऐसे ही जाहिल बच्चों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कल से आपको कॉलेज जाने की, पर आज न जाने कौन सी शक्ति उन्हें पुनः कॉलेज खींच लाई थी। सबसे बड़े आदर से उनकी कुशल क्षेम पूछी। वे भी बहुत देर तक अध्यापकों से बतियाते रहे। फिर वे धीरे धीरे प्रधानाचार्य कक्ष की तरफ बढ़ गई। उन्होंने जरा सा पर्दा उठाकर ऑफिस में झांका। कमलेश पाठक ऑफिस में बैठे किसी फाइल को पढ़ने में व्यस्त थे। किसी की पदचाप सुनकर उन्होंने फाइल के ऊपर सिर झुकाए ही पूछ लिया, कौन है, कम इन। लेकिन जब 2 क्षण बाद उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वह हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। सर आप? आइए आइए बैठिए सर। आपने कैसे तकलीफ की? कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। अब आप स्वस्थ तो है ना? हाँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ भाई, इसीलिए तो अब घर में बैठा नहीं जाता है। अरे बैठो बैठो। खुद भी कुर्सी पर बैठते हुए प्रभुदयाल सर ने कहा। प्रभुदयाल सर के बैठने के बाद ही कमलेश जी बैठे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब आप एकदम स्वस्थ है। थैंक्स गॉड। कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं बेटा, बस यूं ही चला आया। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। महीने भर तक खूब आराम किया। प्रभुदयाल सर ने कहा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। यह तो आपने बहुत अच्छा किया सर। आपको देखकर मुझे कितना आत्मबल मिलता है, यह मैं आपको बता नहीं सकता सर। आपका जीवन तो हम लोगों के लिए आदर्श है। कमलेश ने बहुत ही आत्मीयता से कहा। वह वाकई इनका बहुत सम्मान करता था। बच्चों को इन दिनों हिंदी और अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? सो तो कहो कमलेश। उन्होंने सही मौका देकर पूछ लिया। सर, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तो अभी एक अध्यापक को अस्थायी तौर पर रख लिया है। अपने रोशनपुर के ही है, सुभाष नगर में रहते हैं। पहले गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी पढ़ाते रहते हैं। उनका नाम है उमाशंकर। हिंदी इन दिनों में ही पढ़ा देता हूँ। ओह, उमाशंकर, उसे तो मैं जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट रह चुका है। जी सर, वे आपके बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं। कमलेश जी की बातें सुनकर वे 2 क्षण को अपनी आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर बोलो, देखो बेटा, तुम्हारे कॉलेज में आजकल बहुत अनर्थ हो रहा है। उसकी कोई खबर है तुम्हें? इतना गड़बड़ झाला होना तो कोई अच्छी बात नहीं है। अनर्थ सुनकर अवाक रह गए कमलेश जी। हाँ, चाहो तो तुम उसे भ्रष्टाचार भी कह सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ सर। अरे भाई, सब कुछ तुम्हारी जानकारी में ही तो चल रहा है। ये सब गोरख धंधा। सुनकर कमलेश जी हैरान हो गए। अचानक जैसे उनकी कुछ समझ में आया, बोले, सर, कॉलेज की नई इमारत बन रही है। दिन भर में खुद खड़े होकर राज मजदूरों का काम देखता हूँ। अपने सामने ही बालू में सीमेंट मिलवाता हूँ। पट्टे मालिक से मिलकर मैं खुद ही अव्वल दर्जों की ईंटें लाया हूँ। बीच में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो रिश्वत खाकर भ्रष्टाचार फैलाए। मेरे पास हर चीज की रसीद है। सारा खर्चा मैनेजमेंट की निगाह में है। चाहे तो आप भी सारा हिसाब किताब देख सकते हैं। देखिएगा सर, मैं अंत तक एक एक पैसा कॉलेज के विकास में ही लगा दूंगा। सरकार की तरफ से जो भी ग्रांट आई है
उसके एक एक पैसे का हिसाब दूंगा आपको। कॉलेज की गंदी पॉलिटिक्स तो आप जानते ही है। यहाँ काम करने वालों की टांग घिसटने वालों दस्युओं है। लेकिन सर, ये बात आपसे कही किसने? जरा मैं भी तो सुनूं। एकदम लड़का सा ही कॉलेज का यहाँ नया प्रिंसिपल कमलेश। मन में नया नया उत्साह है। प्रभु दयाल जी को ऐसे ही उत्साही एवं ईमानदार नवयुवक पसंद है। वे उसकी बातें सुने जा रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। उन्हें यूं मुस्कुराता देखकर कमलेश जी फिर बोले, सर, आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है। इस कॉलेज में ही दूसरों के कान भरने वालों की कमी थोड़े ही है। भ्रष्टाचार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। बाद में सारे कागज दिखाऊंगा मैं, तब आप ही फैसला कीजिएगा। मैं अभी वही फाइल देख रहा था। ये कहते हुए कमलेश ने एक फाइल उनके सामने रख दी। इस समय उत्तेजना से कोप रहे थे। अरे भाई, मैं इस सब के लिए नहीं कह रहा हूँ। कॉलेज की बिल्डिंग से भला मुझे क्या मतलब? ये सब देखना तो मैनेजमेंट का काम है। क्यों मतलब क्यों नहीं है सर? आप इस कॉलेज के संस्थापक अध्यापकों में से हैं। आपका हिसाब किताब लेने का पूरा हक है। कमलेश जी और भी विनम्र होकर बोले, नहीं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। फंड का एक एक पैसा कॉलेज के हित में खर्च हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। तो फिर सर, फिर कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? यह जो सारे के सारे अध्यापक अपने अपने घरों में शिक्षा की दुकानें लगाए बैठे हैं, यह भी तो एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। उसका कुछ सोचा तुमने? कॉलेज में तो कोई ढंग से पढ़ाता लिखाता ही नहीं है। बस लड़कों को फेल कर देने की धौंस देकर सारे अध्यापक घर में ट्यूशनें पढ़ाते रहते हैं। बेचारे गरीब लड़के क्या करे? ये भ्रष्टाचार नहीं तो भला और क्या है? पर इससे रोकने का कोई उपाय भी तो नहीं है सर। उपाय नहीं है मतलब? तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? कमलेश की बातें सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। मैं कल से देखा करूंगा सर कि सभी अध्यापक कॉलेज के समय से आए और मेहनत से पढ़ाए। लेकिन जो अपने घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसे रोकने का तो कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है? कह देने से तो काम नहीं चलेगा। उपाय तो निकालना पड़ता है कमलेश जी। आप ठीक कह रहे हैं। देखते हैं कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है। कुछ सोचते हुए कमलेश जी ने कहा, इसका भी उपाय प्रभु दयाल जी ने ही निकाला। दूसरे ही दिन से उन्होंने रोशनपुर के घर घर में जाना शुरू कर दिया। वे जानकारी करते थे कि किसका लड़का किस अध्यापक से ट्यूशन पढ़ रहा है। बस पहुंच जाते उसी के घर पर। बस सज्जन कहते, ओ प्रभु दयाल जलसी, आइए आइए, अब आप स्वस्थ हो है? प्रभु दयाल जी हंसते हुए कहते, क्यों, मुझे क्या हुआ? हट्टा कट्टा तो हो? वे कहते, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहे, प्रभु से यही तो प्रार्थना है। आप तो हम सब के आदर्श पुरुष हैं। पर उस बदमाश शंकर का क्या हुआ? देखिए ना, उस दिन कैसे कांड कर बैठा था। आपको कितनी चोट आई थी। आपको तो उसी दिन उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। पुलिस कहीं से भी उसे ढूंढ कर ही ले आ लाती। हो सकता है कि प्रेम बिहारी ने घर में ही अपने लड़के को छिपा रखा है और सबके सामने उसके भाग जाने का स्वांग रच रहा है। बड़ा ही चालू आदमी है वह। आखिर कायस्थ खोपड़ी जो ठहरी। उनकी बातें सुनकर प्रभु दयाल जी हंसने लगे। अरे जाने भी दीजिए जोशी जी, बच्चे तो देश में आकर जब तब ऐसे कांड कर ही बैठते हैं, पर दरअसल उन्हें बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी तो हम लोगों पर है। खैर, अब उन बातों को छोड़िए। इधर बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो सोचा कि चलिए आज आपके साथ ही शाम की चाय पी जाए। आपको कष्ट तो होगा ही। आप भी कैसी बात कर रहे हैं प्रभु दयाल जी? ये तो मेरा सौभाग्य है।
ऐसा दुर्लभ सौभाग्य तो कभी कभी ही मिलता है, पर आप खुद ही एक बार सोच कर देखिए, जिसका एकलौता लड़का 1 महीने से घर न आया हो, उसे क्या चिंता नहीं होगी। पर इस प्रेम बिहारी के माथे पर तो शिकन ही नहीं है। दिन भर कैसा अपनी दुकानदारी में व्यस्त रहता है। हो सकता है कि पुलिस कचहरी के डर से इसने खुद ही शंकर को अपने किसी रिश्तेदार के घर बेच दिया हो। प्रभु दया जी बोले, डर काहे का भाई, मैंने तो खुद ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया था। दरअसल गलती हमारे कॉलेज के अध्यापकों की ही है, जो ढंग से न तो बच्चों को पढ़ाते हैं और न ही उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा चाहो उन्हें गढ़ दो। अब आपकी ही गलती से अगर बच्चे बिगड़ जाए तो उन बेचारों को क्या दोष। सुनकर जोशी जी का जोश ठंडा रेख पड़ गया। हतोत्साही होकर बोले, हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे प्रभु दयाल जी। आजकल अध्यापक लोग वाकई कॉलेज में कुछ भी पढ़ाते लिखाते नहीं है। चाय वाय पीकर प्रभु दयाल जी बोले, कहिए तो अब कुछ काम की बात करूं जोशी जी, जिसके लिए आपको तकलीफ देने आया हूँ। हाँ हाँ कहे साहेब कहे, ऐसी भी क्या बात है जो आप इतना संकोच कर रहे हैं। निसंकोच होकर कहे कि क्या बात है। जोशी जी थोड़ा सचेत होते हुए बोले, आपका लड़का अभी तो ट्यूशन पढ़ता है। किससे कहिए तो। जोशी जी शायद कुछ और ही समझ बैठे, कहने लगे, सर मुझे मालूम ही नहीं था कि आप भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, नहीं तो मैं आपके यहाँ ही अपने लड़के को पढ़ने भेजता। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वह आपसे अच्छे संस्कार भी सीखता। सुना है आप तो बच्चों को भारतवर्ष के स्वतंत्र का इतिहास भी स्मरण कराते रहते हैं। उनकी बात सुनकर और हड़बड़ाहट देकर प्रभु दयाल जी हंसने लगे, बोले, हाँ भारत की स्वतंत्रता का इतिहास तो हर एक बच्चे को अवश्य जानना चाहिए, तभी तो वह अपने देश से प्रेम करेगा। वाह कितनी सुंदर सोच है आपकी, काश हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता। वे बोले, अच्छा एक बात तो बताइए कि आपके अपने लड़के को ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। कहे तो। कितना होशियार बच्चा है आपका सोमेश को तो मैं जानता हूँ। कॉलेज में उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। कॉलेज में क्या ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होती? क्या अध्यापक समय से क्लास में पढ़ाने नहीं जाते हैं? मिस्टर जोशी जरा ये भी तो बताइए कि अध्यापकों को आखिर किस बात का वेतन मिलता है। यदि किसी बच्चे को कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उसे कक्षा में ही अपने टीचर से दोबारा पूछना चाहिए। वे वही सवाल कॉलेज में ही उसे 10 बार समझाएगा। यही तो अध्यापक का कर्तव्य है। अब वे सज्जन जरा सतर्क हुए। अगर ट्यूशन न पढ़ने से उन्हें मेरे लड़के को फेल कर दिया तो? वाह, फेल कैसे कर देंगे? उनका राज है। ये आपने सोच भी कैसे लिया मिस्टर जोशी? ऐसा फालतू का अन्याय आप बर्दाश्त भी कैसे कर लेंगे? सर, आपकी तरह हर एक शिक्षक निस्वार्थी थोड़े ही होता है। आप तो रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों को सेवा भाव से पढ़ा रहे हैं। इसके लिए कॉलेज को से कोई वेतन भी नहीं लेते। अपनी पेंशन में ही अपनी गुजर बसर कर लेते हैं और संतोष के साथ रहते हैं। आप तो देव पुरुष है सर, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आजकल तो अध्यापकों ने स्कूल में पढ़ाना ही बंद कर दिया है। लड़कों को फेल कर देने की धमकी देकर अपने घर ट्यूशन पढ़ने पर विवश करते हैं। शिक्षक भी तो अब दुकानदार हो ही गए हैं सर। जोशी जी, अब आप ही सही बात पर आए। यही तो मैं भी कह रहा था, जिसे युवा पीढ़ी की चरित्र निर्माण करना चाहिए, उनके विवेक को जागरूक करना चाहिए, वही भ्रष्ट हो गया है। इसीलिए तो आज नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। हर एक छात्र में आक्रोश पनंत हो रहा है। कुंठित वर्तमान से उज्जवल भविष्य की आशा कैसे की जा सकती है? हम सबको मिलकर इस भ्रष्ट तंत्र को बदलना होगा। हमें अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आज से ही प्रयास करना होगा। वह कैसे सर? आप उन सब शिक्षकों को प्रिंसिपल से लिखित शिकायत कीजिए जो बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ने पर विवश करते हैं। इससे तो वो नाराज होकर हमारे बच्चे को फेल कर देंगे। कोई किसी बच्चे को नाजायज फेल नहीं कर सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। जरा सा भी शक होने पर बच्चों की कॉपियां दोबारा प्रिंसिपल साहब के सामने लाई जाएगी।
उन्हें दोबारा जांचा जाएगा और अगर इसमें किसी अध्यापक की गलती पाई गई तो उसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाना बंद कर दीजिए। इस लड़ाई में आप मेरे साथ रहिए। आखिर समाज की गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी भी तो हम ही लोगों पर है। ठीक है सर, आप जैसा कहे। इस प्रकार एक धर्म युद्ध छेड़ दिया प्रभु दयाल जी ने। ये उसी युद्ध की रणनीति थी। वे घर घर जाते, अभिभावकों को समझाते, उन्हें सावधान करते, उन्हें न्याय दिलाने का विश्वास दिलाते। उनका मत था कि किसी भी छात्र को जबरन ट्यूशन न पढ़ाया जाए। यदि कोई छात्र स्वेच्छा से पढ़ना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हर एक अध्यापक क्लास में नियमित रूप से एवं मेहनत से पढ़ाए। उनके इस अभियान का बहुत असर भी था। प्रकाश नारायण सर ने देखा कि उनके यहाँ पढ़ने आने वाले लड़कों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2-4 दिनों तक तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि लड़के बीमार पड़ गए, पर धीरे धीरे लड़कों की संख्या बहुत कम हो गई। उन्होंने गौर किया कि क्लास में तो सब लड़के बिना नागा किए पढ़ने आ रहे हैं। उन्होंने एक दिन लड़कों से पूछ ही लिया, क्यों और लड़के क्यों नहीं हारे? अशोक बोला, सर क्या आपको कुछ भी नहीं मालूम है? क्या कोई खास बात हो गई? कुछ चौंका प्रकाश नारायण सर ने पूछा। खास बात ही समझिए सर, अशोक ने गोलमोल का जवाब दिया। अरे क्या हो गया, साफ साफ बताओ ना, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? उन्होंने उसे घूरते हुए देखा। उन्होंने वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था। ये साले लड़के भी एक नंबर के बदमाश है। बात को इतना खींचेंगे कि धैर्य ही जवाब दे जाए। उनकी इच्छा तो हुई कि चाटा लगाए साले को, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद पर संयम रखा। आजकल प्रभु दयाल सर हमारे घरों में जाकर हम लोगों से ट्यूशन पढ़ने के लिए मना कर रहे। मैं भी अब इस महीने के बाद से आपसे ट्यूशन पढ़ना बंद कर दूंगा सर। अशोक ने सारा कुछ सच सच बता दिया। क्यों भाई, ये क्या बकवास करे हो तुम? प्रभु दयाल सर कौन होते हैं मना करने वाले? वे तो ट्यूशन पढ़ाते नहीं है, फिर क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? और यदि पढ़ाया भी तो क्या हम उन्हें रोकने जाते? सुनकर प्रकाश नारायण सर का दिमाग फट गया। प्रभु दयाल सर कहते हैं, यदि कोई सवाल समझ में न आए तो हम लोगों को क्लास में ही पूछना चाहिए। अध्यापक उसे 10 बार समझाएंगे। इसके लिए ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हम लोग क्या किसी के बाप के नौकर हैं जो एक ही सवाल को क्लास में बार बार समझाएंगे? बोलो। जी हाँ, वे तो यही कहते हैं कि अध्यापक आखिर वेतन किस बात का लेते हैं। अगर कॉलेज में रहकर नौकरी करनी है तो उन्हें ढंग से पढ़ाना होगा। अब समय बदल रहा है, इस तरह हरामखोरी नहीं चलेगी। ट्यूशन पढ़ना भ्रष्टाचार है। सारे के सारे अध्यापक भ्रष्ट हो गए हैं। अशोक ने अपनी तरफ से भी मिर्च मसाला लगाकर बताया। उनकी बात सुनकर प्रकाश नारायण सर तिल मिला गए। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनका मन चाहा कि वे इस लड़के को ढूंढ कर रख दे, पर फिर उन्होंने सोचा, इसमें बेचारे इस लड़के की क्या गलती है? उसने तो वही कहा है जो उस प्रभु दयाल ने कहा है। कुछ अन्य मनस्तक होकर वे बोले, तो क्या तुम्हारे प्रभु दयाल सर सारे कॉलेज के ठेकेदार है? बड़ा चिमड़ आदमी है ये साला। बहुत बड़ा स्वतंत्र सेनानी बनना फिरता है। भारत स्वतंत्र तो हो गया, पर इसकी नेतागिरी नहीं गई। तभी तो शंकर ने इसके ऊपर हाथ उठा दिया था। ये साला ही इसी काबिल। देखो ना, लड़के और उनके अभिभावकों को कैसे अध्यापकों के खिलाफ भड़का रहा है। इसे कॉलेज में नेतागिरी करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम्हारे घर भी गए थे रमेश? जी सर, गए तो थे। बैठक में बैठे पिताजी ने बहुत देर तक बातें करते रहे थे। रमेश बेचारा सकपका कर बोला, तो फिर तुम्हारे पिताजी ने क्या निर्णय लिया? तुम तो पढ़ोगे ने? तुम तो वैसे ही मैथ्स में बहुत कमजोर हो। प्रकाश नारायण सर ने पूछा। मैं भी शायद अगले महीने से ट्यूशन नहीं पढ़ पाऊंगा सर। पिताजी ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब कॉलेज में ही ढंग से पढ़ाई होने लगेगी तो फिर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही क्या रह जाएगी। रमेश ने कहा। लड़के भी सब एक से बढ़कर एक कलाकार थे। खुद से ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे।
और घनश्याम तुम्हारे यहाँ भी गए थे? प्रकाश नारायण सर ने पूछा। इस समय उन्हें एक कड़क चाय की बहुत जरूरत थी। लड़कों की इस तरह की उटंग पटांग बातें सुनकर उनका सिर दर्द में फटा जा रहा था। जी, मेरे यहाँ तो कल शाम को ही गए थे। क्या कह रहे थे? पिताजी से कह रहे थे कि क्यों ट्यूशन में पैसे बर्बाद कर रहे हो, आगे से कॉलेज में ही हर एक विषय मेहनत से पढ़ाया जाएगा। मास्टर आखिर वेतन किस बात का लेते हैं? सरकारी पैसा क्या हराम का है? लेकिन तुम लोग ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे होगे? तुम सब लोग तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। तुम लोगों को कुछ आता जाता भी है? बोर्ड की परीक्षा में तुम लोग अच्छे नंबरों से कैसे पास हो पाओगे? तुम लोग पास हो सको इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी सर, मैं तो आपसे ही पढ़ूंगा। प्रभु दयाल सर के कहने से क्या, वे साइंस के विषय तो पढ़ा नहीं सकते। आप तो अच्छा मैथ्स भला कौन पढ़ा लेगा? घनश्याम ने कहा। घनश्याम की बात सुनकर प्रकाश नारायण के दिल की थोड़ी तसल्ली मिली। तुम सब लोग कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। जो कोई भी उनके बहकावे में आएगा वह बाद में बहुत पछताएगा। अगर तुम लोग ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो सब के सब फेल हो जाओगे। तब तुम्हारे यहाँ प्रभु दया सर तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। बुढ़ापे में उसकी तो मति मारी गई है, इसीलिए तुम लोगों को भी लुटिया डुबाने पर तुले हैं। पर तुम लोग जो समझदार हो, कहीं उनके चक्कर में पड़कर अपना भविष्य चौपट मत कर बैठना, समझे तुम लोग। इंटर की पढ़ाई कोई हलवा नहीं है। अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी सर, मैं भी अपने पिताजी से कहूँगा, अशोक ने धीरे से कहा। अन्य बच्चों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। केमिस्ट्री के अध्यापक शिकवाल लाल के यहाँ भी उस दिन कोई छात्र ट्यूशन पढ़ने नहीं पहुँचा। वे बेचारे उस दिन बैठक में बैठे छात्रों का इंतजार ही करते रह गए। सुबह 6 बजे से ही उनके बैच लगने शुरू हो जाते थे, परंतु 9 बजे तक जब उस दिन कोई भी छात्र नहीं आया तो वो हैरान रह गए। बैठे बैठे उन्हें बोरियत होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न गली के मोड़ पर जाकर पानी खा जाए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि उसी गली में रहने वाला एक लड़का काफी किताबें बगल में दबाए घर की तरफ लपका जा रहा था। वह उन्हें एकाएक सामने पाकर अचकचा सा गया। हड़बड़ाहट में उसने नमस्ते की, पूछा, सर आप? क्यों भाई, आज सब लोग पढ़ने क्यों नहीं आए? लड़का बेचारा खामोश रहा। बोले भी तो क्या बोले। क्यों सुरेश, कहाँ रह गए सब? सुरेश बेचारा अभी मुंह नीचे किए खड़ा था। बोलते क्यों नहीं भाई? और तुम ये सुबह सुबह कॉपी किताबें लेकर यहाँ से आ रहे हो? मैं प्रभुदया सर के यहाँ पढ़ने गया था। बेचारा किसी तरह साहस करके बोला। प्रभुदया सर के घर? क्यों? सुरेश बोला, मैं ही नहीं सर, आपके बच्चे के सब लड़के आज वही पढ़ने गए थे। सुनकर शिवपाल मास्टर साहब हतप्रभ रह गए। बोले, लेकिन वह तो केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं है। जी वे नहीं, प्रभा मैडम पढ़ाती है। कौन प्रभा? उनकी बहू? उन्हें और भी हैरानी हुई। जी सर वही। अरे बता तो जरा, वे भला केमिस्ट्री पढ़ाने के कितने रुपए महीने लेती है? हैरानी से उन्होंने पूछा। ट्यूशन पढ़ाने के रुपए तो वो नहीं लेगी, बिल्कुल मुफ्त पढ़ाएगी। बिल्कुल मुफ्त? जी हाँ, यकीन मानिए सर। वह किस खुशी में, मैं क्या जानूं सर। शिवपाल जैसा घाघ आदमी जो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता था, के लिए यह बहुत आश्चर्य की बात थी। वे हतप्रभ से खड़े थे। अब वे क्या कहे सुरेश से, जो बिना पैसे लिए ट्यूशन पढ़ाएगा? आखिरकार उसी के पास तो बच्चे पढ़ने जाएंगे। हट, उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु दयाल तो कॉलेज में पढ़ाते नहीं है। जब से शंकर ने उनकी अकल दुरुस्त की है, वो तो कॉलेज आना ही भूल गए हैं। उनके यहाँ जाकर उनकी बहू से ट्यूशन पढ़ने से क्या फायदा? फिर क्या तुम सब लोग पास ही हो जाओगे? प्रैक्टिकल के नंबर तो मेरे ही हाथों में है। सुरेश बोला, क्यों सर, प्रैक्टिकल एग्जाम में सही सही लिखने से भी क्या हम लोग पास नहीं होंगे? तब भी क्या आप हम लोगों को फेल करवा देंगे? सुनकर शिवपाल मास्टर साहब सक पका गए। सुरेश एक ही चालाक लड़का था, कैसी बातें करता था। अब शिवपाल मास्टर भला उसका क्या जवाब देते। बोले, क्यों नहीं पास होगे?
जरूर हो गए, लेकिन एक बार जरा मेरे पास आकर बताते तो मैं 2 घंटे तक तुम लोगों का इंतजार करता रहा। बेवकूफ हो तुम सब, पढ़ना लिखना तुम लोगों को खाक नहीं है, मुफ्त की ट्यूशन के चक्कर में पढ़ रहते हो। वह लड़की भला केमिस्ट्री पढ़ाना क्या जाने, अब तक तो सारी रासायनिक क्रिया भी भूल चुकी होगी। उन्होंने उसको दुड़कते हुए कहा, आप तो सर यूं ही नाराज हो रहे, प्रभा मैडम पढ़ाती है तो बहुत अच्छा है, यूं ही नाराज हो रहे हो। ठीक है, देखते हैं कि तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या लिखते हो। प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाने मेरे पास मत आना, मैं अभी से कह दे रहा हूँ। लेकिन इस बार तो प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रभा मैडम भी रहेगी। प्रभा रहेगी? किसने कहा तुमसे? अच्छा, तो प्रभु दयाल सबसे ये कहते फिर रहे, देखना गधो, अगले महीने से ट्यूशन के रुपए मांगना भी शुरू कर देंगे। बहुत चालू चीज है वह। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सब लोगों की प्रभा इस कॉलेज की अध्यापिका नहीं है, वह तो गर्ल्स इंटर कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाती है। वह अपने कॉलेज में कैसे आ सकती है? इस भरोसे बैठकर तुम लोग अपना करियर मत बर्बाद करो, समझे? कानपुर में शंख जिन महेश सिंधी के यहाँ काम करता था, उनको एक लड़की थी, शंकर से 3 साल छोटी होगी। उसका नाम श्यामा था। देखने में बहुत सुंदर थी। इंटर फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। शंकर खाली समय में उसी की किताबें लेकर पढ़ा करता था। घर से भाग आने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। सोच रहा था कि अगर समय पर घर वापस लौट गया तो उसे एग्जाम में बैठने को मिल जाएगा। इसीलिए वह घर का सारा काम निपटा कर श्यामा से कोर्स की किताब मांगकर साफ धुले फर्श पर बैठ जाता था। उसकी इस हरकत पर पहले तो घर के सब लोग खूब हंसे थे। उस दिन फिजिक्स की किताबें उसे देने के बाद श्यामा मुस्कुराते हुए रसोई घर में गई थी। मम्मी खाना बनाने में व्यस्त थी। देखो देखो मम्मी जी, एक तमाशा दिखाओ। क्या है भाई, कैसा तमाशा? जरा शंकर को तो देखो, उधर बैठा बैठा क्या कर रहा है। मम्मी ने जरा सिर घुमाकर उधर देखा तो वह मग्न भाव से पढ़ रहा था। बोली, क्यों? ठीक से बैठा बेचारा, कुछ पढ़ लिख तो रहा है, तुम्हारी तरह मटर गश्ती तो नहीं कर रहा है। सुनकर बहुत जोर से हंसी श्यामा। बात बात में खिस्से निपोरता उसकी आदत में शुमार था। ओ बेचारा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है ये नहीं पूछोगी मम्मी जी? कोई कहानी की पत्रिका पढ़ रहा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो है ही। अरे नहीं मम्मी जी, अगर वह कहानी की पत्रिका पढ़ रहा होता तो मैं क्या आपसे कहने आती? मैं क्या सचमुच इतनी बेवकूफ लड़की हूँ? मम्मी जी बेचारी उसकी बात सुनकर थोड़ा सक पका गई। जवान लड़का उनकी जवान लड़की के सामने कोई ऐसी वैसी अश्लील किताब खोलकर पढ़ तो नहीं बैठ गया। रोज ही तो बड़े बाजार की तरफ घूमने जाता है, उधर फुटपाथ पर न जाने कैसी कैसी अश्लील किताबें बिका करती है, जिनके कवर पर ही अर्धनग्न युवतियों के चित्र छपे होते। छी छी, ये सोचते ही अचानक उनका जी मचलाया। वे थोड़ा सहम कर बोले, बता दो शाह माँ, क्या पढ़ रहा है शंकर? इस तरह हंसी ठट्ठा क्यों कर रही है? इतनी बड़ी होकर भी तुम दिन भर बेकार में हंसती रहती है, जरा देर तो गंभीर रहा करो। सचमुच इस समय उन्हें श्यामा का इस तरह खी खी करके हंसना बहुत बेतुका लग रहा था। लेकिन श्यामा मम्मी को घबराहट देखकर फिर से जोर से हंस पड़े। सचमुच ही बात बात में हंसना उसकी आदत थी। अभी उल्हड़ किशोरी ही तो थी वो। हंसते हंसते ही बोली, मम्मी जी मुझे बताए हुए बड़ी हंसी आ रही है। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, बात बता तो सही। अभी कुछ देर पहले इस शंकर ने मुझे से फिजिक्स की किताब मांगी थी, वही बड़े मनोयोग से पढ़ी जा रही है, जैसे बेताल की कथाएं हो। सुनकर मम्मी जी की जान में जान आई। फिर तो माँ और बेटी दोनों हंसने लगी। वाह रे, इस लड़के के दिमाग में क्या कौन सा फितूर घुस गया है। वाह वाह, ये तो खूब रही है। श्यामा ने सोचा कि लड़का फिजिक्स की किताब पढ़कर उस पर रौब जमा रहा है। हौसले तो देखो घर के इस अदने से नौकर के, जाने क्या सोचने लगा होगा मेरे बारे में। छी छी, बेशर्म कही का। ये नौकर लोग भी न जाने क्या क्या ख्वाब देखने लगते हैं।
अब तो शंकर रोज ही श्यामा से कोई न कोई किताब मांग कर ले जाता और दत्तचित होकर घंटों पढ़ता रहता। रात भर बरामदे की लाइट जलती रहती थी। उसी के नीचे दरी बिछाकर देर रात तक शंकर कुछ न कुछ पढ़ता लिखता रहता। वह बाजार से कई सारी रफ कॉपियां ले आता था। उस पर बैठा बैठा मैथ्स और फिजिक्स के सवाल हल करता रहता था। कभी कभी रात में गुरु स्वामी की आंखें खुलती तो वह देखते शंकर बरामदे में बैठा एकाग्रचित्त होकर कोई किताब पढ़ रहा है। वह आवाज देते, क्या कर रहे हो शंकर बेटा, जरा एक गिलास पानी तो पिला। टाट शंकर के तन में त्या भंग हो जाती। वह पानी का गिलास लेकर गुरु स्वामी के कमरे में जाता। तब तक उनकी आंख लग जाती। शंकर आवाज लगाता, बाबूजी पानी लाया हूँ, लेकिन नींद के झोंके में वो शायद सुन नहीं पाते। शंकर उनका हाथ हिलाकर फिर कहता, बाबूजी पानी लाया हूँ, पी लीजिए। इस बार उनकी नींद खुलती। वे उठकर पानी पीते। पूछते, क्यों शंकर, इतनी रात गए एक बरामदे में बैठा बैठा क्या पढ़ रहा है? कोई उपन्यास वगैरह है क्या? इतनी सर्दी में वहाँ क्यों बैठा है? जा अब अपनी कोठारी में जाकर सो जा। सुबह उठकर तुझे बगीचे में पानी भी तो डालना है। बस अब सोता ही हूँ बाबूजी। शंकर गृहस्वामी को पानी पिला और बहुत देर तक बैठा पड़ता रहता। फिर उसकी भी आंखों में नींद उतरने लगती तो वह भी अपनी कोठरी में जाकर सो जाता। दिसंबर का आखिरी सप्ताह था। ठंड वाकई बहुत बढ़ गई थी। शंकर को भी बरामदे में पढ़ते हुए बहुत परेशानी होती थी, पर उसकी कोठरी में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए इतनी सर्दी में भी बेचारा बरामदे में ही बैठा बैठा पढ़ता रहता था। वह शाम नाम की लड़की अपने मन में न जाने क्या क्या सोचती रहती। ए नौकर छोकरा मुझे पटाना वटाना चाहता है क्या? देखने में कितना सुंदर है, गोरा रंग, उठा हुआ माथा और स्वस्थ शरीर है। कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता तक नहीं है। बड़े संकोच से ही कहता है, छोटी बीबी जी मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी फिजिक्स की किताब दे दीजिए। कैसा रोब डाल रहा छोकरा, बाहर से एकदम सीधा साधा बनने की कोशिश करता है, पर न जाने मन ही मन क्या मंसूबे पाल रहा है। छी, किसी दिन किताब में प्रेम पत्र रख कर देगा क्या? इस प्रेम पत्र की भाषा किस तरह की होगी, ये सोचकर वह कभी कभी सिहर उठती थी। श्यामा ने सोच रखा था कि यदि शंकर ने कभी उसके साथ ऐसा कोई दुस्साहस किया तो वह उसी क्षण उसे एक जोर का झापट रसीद करेगी। सारे रंगीन सपने देखना उस दिन भूल जाएगा। पिताजी भी तो पता नहीं उसे न जहाँ कहाँ से पकड़ लाए है। ये भी नहीं सोचा कि घर में एक जवान बेटी भी है। इस तरह किसी लड़के को घर के कामकाज के लिए रखना चाहिए। उसने एक दिन फिजिक्स की किताब के पन्ने पलटे तो वह एकदम से चौंक उठी। उसने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उसमें कागज तह किया हुआ रखा था। उसका तो जैसे स्वांग ही कांप कर रहा गया। दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने डटे डटे उस तरह किया हुए कागज को खोलकर पढ़ा। ये तो उसी का लिखा हुआ गाना था। उस दिन रेडियो में सुन कर लिखा था, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीते प्रिया की मैंने अनुरागी मन में। अधिकार है ये सबसे साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ए भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे। हर पल मेरी आंखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदरी बनके। बरसों उनके आंगन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। लेकिन श्यामा जैसा सोच बैठी थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत तक शंकर ने श्यामा को झापड़ मारने का कोई मौका ही नहीं दिया। वह उससे बड़ी शालीनता से किताबों ले लेकर पढ़ता रहा। उस दिन वह बाजार से 2 सफेद चार्ट खरीद लाया। श्यामा से बायोलॉजी की किताब मांगकर उसने उसमें खूबसूरत से डायग्राम बना ले। दूसरे दिन फिर श्यामा से जाकर बोला, छोटी बीबी जी एक चीज दे देगी आप क्या? अपना कलर का डब्बा दे दीजिए। कलर का डिब्बा?
बायोलॉजी के चार्ट रंगूंगा। बायोलॉजी के चार्ट? अभी क्या कोई नया शौक सूझा है तुझे? दीजिए ना, जब बाबूजी पैसे देंगे तब आपको लाकर नया डिब्बा दे दूंगा। अच्छा, मुझे लाकर देगा तो? चल देती हूँ भाई, पर पहले जरा चार्ट तो दिखा। क्या उल्टा सीधा बना डाला है तूने? चार्ट तो छोटी बीबी जी मैं आपको रंगने के बाद ही दिखाऊंगा। अरे वाह, एक ऐसी जिद है तेरी? तेरे कमरे में ही रखा है, अभी देखती हूँ जाकर। तू दिन भर ये सब क्या ड्रामा करता रहता है? पिताजी ने तुझे घर का काम काज के लिए रखा है या चित्रकारी करने के लिए नहीं? चल अभी देखती हूँ। लेकिन चार्ट तो यहाँ नहीं है, वे तो पड़ोस के सोनू के यहाँ रखे हैं। आप रंग दे दीजिए, मैं रंगने के बाद उन्हें आपको जरूर दिखाऊंगा। चाहे तो आप उन्हें आप रख लीजिएगा, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। सुनकर श्यामा खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा खैर, रंग ले जाओ, लेकिन कल जरूर दिखाना। मैं भी तो जरा तुम्हारी चित्रकारी देखूं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे घर में दूसरे मकबूल फिदा हुसैन रह रहे हैं। शंकर रंग का डिब्बा लेकर चला गया। उस दिन श्यामा ने पिताजी से कहा, बाबूजी, आपका ये शंकर तो चित्रकार बन रहा है। इस हीरो को आप कहाँ से पकड़ कर लाए थे? फिर वह हंसती हुई रजाई में मुंह छुपाकर सो गई। दूसरे दिन श्यामा नाम की वह लड़की हैरान रह गई। शंकर ने इतने सुंदर चार्ट बनाया था कि वे एकदम प्रिंटेड लग रहे थे। सचमुच शंकर ने तो कमाल ही कर दिया था। वह अवाक होकर बोली, नहीं शंकर, कि तुमने नहीं बनाया है। ऐसे तुम बना ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकती। मैंने ही बनाया है छोटी बीबी जी। आप चाहे तो सोनू से पूछ लीजिए। दरअसल ये मैंने उसी के लिए बनाया है। कल उसे स्कूल लेकर जाना है, कल उसका प्रैक्टिकल है। झूठा, तू तो कह रहा था कि इन्हें मुझे दे देगा, मुझे प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो इससे क्या परेशानी? अगर आपको चाहिए तो आपके लिए दूसरे बन जाएगा। सच? हाँ सचमुच। सोनू से पूछताछ कर जब श्यामा आश्वस्त हुई तो उसने अपनी भी एक जिम्मेदारी शंकर के ऊपर डाल दी। अपनी बायोलॉजी प्रैक्टिकल की फाइल उसे दे दी। बोली, अरे मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम इतने अच्छे डायग्राम बनाते हैं। मैं तो बेकार में यही सोचकर परेशान हो रही थी कि मैं इतने सारे डायग्राम कैसे बना पाऊंगी। ये लो मेरी फाइल और किताब, अब से सारे डायग्राम तुमको ही बनाने हैं। शंकर, वाह, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो। शंकर बोला, मैं सब बना दूंगा छोटी बीबी जी, अब बिल्कुल भी परेशान न हो। लेकिन इसके बाद और भी एक घटना घटी। एक बार श्यामा फिजिक्स के सवाल को लेकर बहुत परेशान थी। बार बार हल करने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा था। बार बार शंकर से कहती, एक गिलास पानी तो पिलाओ शंकर। बाप रे बाप, कितना कठिन सवाल है। इसे लगाते लगाते तो मेरा दिमाग ही सुन पड़ गया है। शंकर उसे बार बार पानी पिला रहा था, पर सवाल था कि बवाज लाजान बना हुआ था। छोटी बीबी जी बार बार पानी पी पी कर सवाल को कोस रही थी। उनके माथे पर परेशानी के मारे पसीना आ रहा था। उन्हें देख देख कर शंकर को हंसी निकली जा रही थी। एक बार पानी पिलाते हुआ बोला, छोटी बीबी जी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, छोटा सा ही तो सवाल है। पर छोटी बीबी तो ये सुनकर बहुत ही नाराज हो गई। घर का नौकर उनकी इस तरह इंसल्ट कर दे, ये बात उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। फौरन उसका चेहरा तमतमा उठा। गुस्से से बोली, ये फिजिक्स का सवाल है, तुझे मालूम भी है कि फिजिक्स क्या चीज है? सवाल छोटा जरूर है, पर है बहुत टेढ़ा। हंसी मजाक समझ रखा है? क्यों नहीं छोटी बीबी जी, रोज ही तो आप से किताबें लेकर पढ़ता हूँ। फिजिक्स वाकई बड़ी टेढ़ी चीज है। अगर किसी सवाल पर कहीं उलझ जाओ तो समझो कि दिन भर की छुट्टी, पर अगर फिजिक्स ढंग से समझ में आ गई तो समझो कि हंसी खेली है। सुनकर पहले तो छोटी बीबी जी बहुत जोर से हंसी, फिर मम्मी को आवाज देकर बोली, मम्मी जी, आप किचन में बैठी बैठी सुन रही है ना कि ये इडियट क्या कह रहा है? मम्मी बोली, तेरी बकबक सुनने को फुर्सत है मुझे भला? अभी घर गृहस्थी का ना जाने कितना काम पड़ा है। बेचारे लड़के से बार बार पानी मंगाकर क्यों परेशान कर रही है? उसे किचन का काम भी तो करने दो ना। ओ सुन लो भगवान जी, अब ये इनका बेचारा लड़का हो गया।
आपका यही बेचारा लड़का तो फिजिक्स के सवाल हंसी खेल समझ रहा है मम्मी जी। फिर शंकर की तरफ मुंह कर बोली, इडियट, ये रंग के कागज लाल पीले नीले करना नहीं है, फिजिक्स में अवतल लयस का सवाल है। जाओ जरा मम्मी जी से एक कप चाय तो बनवा कर लाओ, चाय पीकर मैं तो सो जाऊंगी। अब इस समय तो ये सवाल मुझ से हल होने का नहीं है, दिमाग का पलसड़ हो गया है मेरा। शंकर बेचारा क्या कहता, वह तो इस घर का नौकर था, बस मुस्कुरा कर रह गया। उसे शाम गुड़िया सी लगती थी, एकदम से भोली भाली, इसकी छोटी बहन कामिनी जैसी। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटी थी। वह घटना घटी थी शाम बीवी के सो कर उठने के बाद। शाम बीबी थककर 15 मिनट के लिए सो तो जाकर शाम के 6 बजे ही उठी। मुंह हाथ धोकर चाय वाय पीकर इच्छा हुई कि सवाल एक बार फिर हल करके देखा जाए। हो सकता है कि चिन्हों की गलती हो गई हो। सवाल हमेशा शांत दिमाग से ही लगाना चाहिए। सो उन्होंने किताब विताब कायदे से मेज पर रखी, कुर्सी पर बैठकर कॉपी की वही पेज खोला। लेकिन ये क्या? शाम बीबी हैरान रह गई। इतना हैरान तो ये अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। कॉपी के उसी पेज पर एकदम साफ सुंदर हैंडराइटिंग में वह सब सवाल हल थे, जिन्हें हल करते करते वो खुद हलकन हुई जा रही थी। शाम बीबी एकदम हतप्रत थी। किसने लगाए सारे सवाल? शंकर ने? शंकर की पुकार हुई। शंकर ने हंसकर बताया, छोटी बीबी जी, आपको तो थकान के मारे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सवाल तो बहुत ही सरल थे, बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ा। लेकिन श्यामा की हैरानी बढ़ती गई। उसने ये बात शाम को सोते समय घर के सभी सदस्यों को बताई। श्यामा के पिताजी महेश सिंधी को आज अचानक चिंता सी होने लगी। अपनी उम्र के हिसाब से शंकर पढ़ा लिखा लड़का है। जब वह पहली बार उसे मिला था तब भी अच्छे कपड़े वगैरह पहने हुए था। उन्हें उसकी शराफत से जैसे आज सा डरने लगने लगा था। किसी अच्छे घर का लड़का है, घर से भागकर आया है क्या? आखिर क्यों? इसके घर में आखिर ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके कारण इसे अपना घर बार छोड़ना पड़ा? इन सब बातों का पता तो लगना ही चाहिए। शायद घर से लड़ झगड़ कर भाग आया हो। दूसरे दिन सुबह ही शंकर को उन्होंने प्यार से अपना पास बुलाया। आज उन्हें वह बिल्कुल नौकर जैसा नहीं लगा, अपने ही घर के बेटे की तरह लगा। वे बात आगे बढ़ाने की गरज से शाम से बोला, एक तुम हो, पढ़ती लिखती कुछ नहीं हो, बस बाप का पैसा बर्बाद कर रही हो, दिन भर बस मुंह चलाना आता है, हमेशा ही करके हंसती रहती हो। जरा शंकर को तो देखो, फिजिक्स के कठिन से कठिन सवाल भी चुटकियों में हल कर देता है। कितने सुंदर और साफ सुथरे डायग्राम बनाता है, कुछ इससे ही सीखो। पर श्यामा पर उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मुंह छुपाए हंसती रही। महेश सिंधी ने भी इस ओर कोई खास ध्यान दिया नहीं। वह थोड़ी देर खामोश रहकर शंकर से अपनी बात कहने की भूमिका बांधता रहा। फिर थोड़ा ठहर कर शंकर से बोला, बेटा सच बताना, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा घरवार कहाँ है? इतने दिनों से तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारी कोई सुध नहीं ली है। शंकर को बस इसी बात का ही डर था। आज वह अपनी हरकतों के मारे पकड़ा गया था। न वह इतनी होशियारी दिखाता और न ही महेश सिंधी को उस पर शक होता। शंकर थोड़े संकोच के साथ बोला, बापूजी ये सब मत पूछिए, मैं आपके यहाँ मेहनत से काम करता रहूंगा। यकीन माने कभी भी आपके घर से रुपये जेवर लेकर तक नहीं भागूंगा। अच्छे शरीफ घर का लड़का हूँ। महेश सिंधी बोले, तत् इसी बात का ही तो डर है बेटा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर में सब लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। भले घर के लड़के होकर भी तुम ये बात मुझसे अभी तक छिपाए रहे, यहाँ नौकरों की तरह काम करते रहे। बुरी बात है। चलो कल ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाया देता हूँ। जरा सी किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर थोड़े ही भागा जाता है। नहीं, घर में मेरे लिए कोई भी परेशान नहीं रहोगा। मैं यहाँ से उन्हें अपनी कुशलता के बारे में लिखता रहता हूँ, बस यहाँ का पता ही नहीं देता हूँ। फिर तो और भी अच्छा है, तुम कल ही मेरे साथ चलो। मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हें डांटेगा या फटकारेगा नहीं। मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगा। गलतियाँ तो सभी से होती है बेटा,
पर इस तरह से माँ बाप को परेशान थोड़े ही किया जाता है। तुम बिल्कुल भी मत डरो बेटा, महेश सिंधी ने और भी अधिक उत्साहित होकर कहा। उसे शंकर से वाकई स्नेह सा हो गया था। बेचारे के माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे। उनके पास जरा से दिन रहकर ही उसने उनका मन मोह लिया था। अपने घर का तो वो कितना दुलारा होगा। शंकर जैसे संकोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि महेश सिंधी को सारा किस्सा कैसे बताए। क्षण भर खामोश रहकर वो बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बाबूजी। फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं अपने घर लौट ही जाऊंगा, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी आपके घर कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। पर अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आज से तुम इस घर के सदस्य की तरह ही रहो। पर मेरी यहाँ बात भी सदा ध्यान रखने के, औलाद माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। उसे दूर कर उन्हें कितना दुख होता है, ये बात अभी तुम नहीं समझ पाओगे। श्यामा और उसकी मम्मी जी हतप्रत खड़ी थी। वे दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। इस समय न जाने क्यों श्यामा ही करना भी भूल गई थी। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।